लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच कल एक अहम बैठक हुई। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव समेत बिहार कांग्रेस के कुछ नेता भी पहुंचे थे और सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीटों की संख्या को लेकर सहमति बनी है, जिसके मुताबिक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वामपंथी दलों को 5 सीटें यहां पर मिली हैं। इन 5 सीटों में 3 सीटों पर सीपीआई एमएल लड़ेगी। मंगलवार की बैठक से निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ पुराना है और इस बार भी दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बिहार में सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की एक और बैठक आज दिल्ली में ही होगी, जिसमें सभी पार्टियों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। फाइनल ऐलान से पहले इस बैठक के बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे का ऐलान होगा। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, पहले आप बताते चलिए, आज की बैठक जो है उसको लेकर क्या खबर है, कब तक होगी और क्या उम्मीद की जा रही है यहाँ से? देखिए, आज की जो बैठक है उम्मीद ये की जा रही है कि या नहीं तो कांग्रेस के जो मुकुल वासनिक है उनके घर पर होगी कल की तरह, या नहीं तो फिर बैठक होगी जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। ये दोनों बैठक में से कोई एक बैठक होगी और ये बैठक जो है 12 बजे के बाद होगी। देखिए, इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है कि अब कम से कम महागठबंधन में जो कहा जा रहा था, जो खींचतान जो चली थी, वो कम से कम खींचतान नहीं होगी। बिहार में लोकसभा चुनाव में जो है ये तीनों दल जो है एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है। जो कांग्रेस के हिस्से में 9 सीट देने की बात जो आई है, इसमें क्या वो सीट भी शामिल है? जैसे कि पूर्णिया की बात करें, वहां पर पूर्णिया की बात करें तो वहां पप्पू यादव अड़ चुके हैं, जो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं कि उनका यह कहना है कि हम पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही कटिहार का मुद्दा है। कटिहार तारिक अनवर वहां से चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन राजद कह रही कि नहीं उनके कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बेगूसराय की बात है। बेगूसराय से कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार को लड़ना चाह रही है, लेकिन वहां जो है लेफ्ट जो अपना कैंडिडेट दे चुके। तो ये कुछ सीटें हैं जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है। ऐसे ही जहानाबाद सीट की बात है, जहां कांग्रेस के नेता निखिल कुमार का कहना ये है कि हम वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये कई सारी सीट है जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कटिहार सीट पर जो कांग्रेस के तारिक अनवर है उसको लेकर जो है राजद जो है तैयार है, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर बात नहीं बन पा रही है। तो इस तरह कई सारे मामले हैं जिसको लेकर आज फाइनल दौर की बातचीत होगी और मोटे तौर पर इस बात की सहमति बनेगी सब जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। राजद का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस करीब 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी विधानसभा चुनाव की बात करें, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में जो जीत आई थी वो केवल 19 विधानसभा सीटों में आई थी। तो कांग्रेस के स्ट्राइक रेट बहुत कम था। उसके तुलना में अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट के करीब 30 सीटों में चुनाव लड़ी थी। उसके तकरीबन 16 उम्मीदवार जीते थे विधानसभा चुनाव में। तो राजद का यह कहना है कि कांग्रेस की चूंकि पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है उस तरह से, इस कारण ज्यादा सीट राजद को मिलनी चाहिए। राजेंद्र जी, वक्त तो काफी ले लिया यहाँ पर सहयोगी दलों ने इंडिया के, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक रेट तो किसी पार्टी का अच्छा नहीं था पिछले चुनाव में देखें अगर तो। चुनाव की बात तो अलग है। आरजेडी का 0% स्ट्राइक रेट था, कांग्रेस का फिर भी एक सीट जीती थी अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, और बाकी पार्टियों का तो कुछ था नहीं जी। कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़े थे सीपीआई की तरफ से। तो देखिए, जो बात आप कह रहे हैं और जो चर्चा हो रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर, मुझे नहीं लगता सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा नहीं है। एक पप्पू यादव का मामला जरूर है, क्योंकि पप्पू यादव लेट एंट्री है कांग्रेस में और पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूर्णिया पर वो पूरी तरह से कायम रहेंगे कि नहीं पूर्णिया ही हमें चाहिए। हो सकता है वो सुपौल मधेपुरा में कहीं चले जाएं, ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि पप्पू यादव की वाइफ छत्तीसगढ़ से राज्यसभा मेंबर हैं कांग्रेस से, रंजीता रंजन जी। तो वो एक फैक्टर भी है जो कांग्रेस में जो काम कर रहा है पप्पू यादव के फेवर में। लेकिन जहां तक ये सीटों की बात है, जिन सीटों की बात अभी आपके राजीव रंजन जी ने कही, ये पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, तो बेगूसराय को लेकर के बहुत ज्यादा मामला नहीं है और मुझे नहीं लगता, अंदर की जो बातचीत से लगता है कि उससे बेगूसराय को लेकर के नहीं, कटिहार और पप्पू यादव को लेकर के जरूर है। कटिहार में लेकिन आरजेडी हमें लगता है कि तारिक अनवर या जो भी
अभी तो नाम तो घोषित नहीं हुआ है, जी। तो चीजें उसमें बनेंगी और एक बेहतर तरीके से महागठबंधन या इंडिया गठबंधन हमें लगता है इस चुनाव में जा रहा है बनिस्बत एनडीए के। एनडीए में ज्यादा दिक्कत है, अभी भी वो दिक्कतें बनी हुई हैं, लोग नाराज हैं पशुपति पारस को लेकर के, आपस में वहां एनडीए के अंदर की दिक्कतें हैं, जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को जो समीकरण है, जो 2020 के चुनाव में जो चीजें सामने आई थी। लेकिन राजीव जी, ये भी आप बताइएगा कि इसका कितना असर जो है चुनाव में पड़ेगा, ये जो फैक्टर्स हैं ये कितने मायने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तैयारी तो बहुत वक्त पहले से चल रही थी, आप साथ में मुलाकातें हो रही थी सीटों के बंटवारे को लेकर, कौन कहाँ से कैसे लड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी अंतिम वक्त तक जो है तय ना कर पाना, ये किस तरह का संदेश जो है वो जा रहा है? देखिए, कई सारे समीकरण जो है जो अंतिम वक्त में जो कहे जाते हैं, जो चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, कि जैसे राजद की बात करें तो राजद ने जैसे देखा कि एनडीए खेमे में कोयरी और कुशवाहा की ज्यादा पैठ हो रही है और सम्राट चौधरी जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रहे हैं, तो राजद ने अपने खेमे से कोयरी और कुशवाहा 3-4 कैंडिडेट जो है इस लोकसभा चुनाव में दे रहे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन है वो यह भी देख रही है कि एनडीए जो कैंडिडेट जिसने दिया है, कि एनडीए का कहना है, उनका कहना है कि जो एनडीए जो है बहुत सारे फॉरवर्ड कैंडिडेट को दिया है, तो उसके काट के लिए हम क्या करें। जैसे आप मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में जो बीजेपी जो है इस बार जिस कैंडिडेट को दिया है, उसको जो वहां अजय निषाद है पिछले चुनाव में करीब 4 लाख वोटों से हरा चुके थे, लेकिन इस बार जो राजद से जो शामिल हुए उनको दिया गया है। तो इस तरह के कई जगहों पर नाराजगी है, जैसे पारस का मामला है और कई जगहों का मामला है जिनके टिकट कटे हैं, तो उससे यह लगता है कि इसका फायदा जो है कम से कम इंडिया गठबंधन उठा सकती है। और खासतौर से राजद की बात करूं तो राजद बहुत प्लानिंग के साथ जो है टिकट का बंटवारा कर रहा है, और यही चीज लेफ्ट के साथ भी है। लेफ्ट भी टिकटों का बंटवारा ऐसे नहीं कर रहा है, और जो अगर कुछ विधायक जो इधर उधर गए हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो लेफ्ट के जितने भी विधायक गए किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। जैसे कांग्रेस में फूट हुई है, राजद में फूट हुई है, अभी विधानसभा जैसे नीतीश की सरकार दोबारा जब बनी, लेकिन लेफ्ट में कहीं फूट नहीं हुई। तो इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि जो एनडीए में जो खींचतान हुई, जो फूट हुआ है, उसका हम फायदा उठाएं। और इस बार जो पिछले बार की बात करें तो केवल 1 सीट मिला था इंडिया गठबंधन को, इस बार कम से कम जो इंडिया गठबंधन, इनका ये कहना है कि कम से कम ये जो है हम दहाई जो है कम से कम 10 से ज्यादा सीट तो जरूर लाएंगे, ऐसे दावा कर रहे हैं। तेजस्वी खुद ही कल कर चुके हैं कि इस बार बिहार से जो नतीजे जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। राजेंद्र जी, राजीव जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, इस बात में आप जो है वो कितना समझते हैं इस बात को कि इस बार क्योंकि एनडीए का इंतजार करके यहाँ पर तय करने का कुछ फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, या फिर जो पशुपति पारस है उनके अलग होने का कुछ फर्क यहाँ पर पड़ सकता है? देखिए, पशुपति पारस पर पहले बात करते हैं। उनके अलग होने का फर्क जो पड़ेगा वो एनडीए पे पड़ेगा, पहली। दूसरी बात जो मैंने बात कही थी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के समीकरण बहुत खराब हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग का जो रोल रहा था, और नीतीश कुमार उसे भूले नहीं होंगे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे से थी। तो एक इशू जो एनडीए के लिए बहुत नेगेटिव जाता है वो ये है कि चिराग और नीतीश कुमार एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और शायद एक दूसरे को अपने वोट ट्रांसफर नहीं करेंगे या होने में दिक्कत होगी, पहली बात। अब आते हैं आरजेडी पर और इंडिया गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन में देखिए इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ है कोई, तो पहली बात तो ये यहाँ पर वो बढ़त पाते हैं। दूसरी बात ये कि एनडीए ने जिन लोगों को जिनको टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने, जेडीयू ने और चिराग पासवान ने जिनको टिकट दिया है, तो जो बात अभी आपके रिपोर्टर कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि जिसको लेकर के ये बात चर्चा में आ गई कि आरजेडी बिना सीट बंटवारे के नाम घोषित कर दे रही, लेकिन वो नाम एक स्ट्रेटेजिक तरीके से घोषित किए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो बढ़त लेना चाह रही है वो बढ़त ना ले पाए। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग इंडिया गठबंधन में है, और एनडीए में भी एक क्लैरिटी है। बट पारस और एक ये साहनी का फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहनी जो पहले एनडीए में थे, अब उनको कोई वो मिला नहीं, कोई सीट नहीं मिली, कोई हिस्सा नहीं मिला, तो उसकी दिक्कत भी है। आरजेडी की जो बहुत ज्यादा दिक्कतें मुझे दिखाई नहीं देती हैं। एक तो अच्छी बात यह है कि आरजेडी के पक्ष में जाती है कि तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पर और एक बहुत गंभीर नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। आरजेडी के पक्ष में और तेजस्वी के पक्ष में यह भी जाता है कि नीतीश कुमार की जो इक्विटी हुआ करती थी वो घिस गई है इस बार की वजह से,
और ये भी आरजेडी के पक्ष में जाता है कि जो राहुल गांधी की यात्राएं हुई उनको जो समर्थन मिला है, जी वो जी समर्थन अगर कहीं, चाहे वो आप सीमांचल का देखें, चाहे आप ये सासाराम औरंगाबाद इस वाले इलाके में देखें, जी 2 बार यात्रा वो आई थी, तो उस समर्थन का भी एक असर दिखाई दे रहा है। जी। और तीसरी बात यह कि तेजस्वी ने जो यात्रा की उसमें जिस तरह से लोग दिखाई दिए, पता नहीं वोट में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, लेकिन जी, भारतीय जनता पार्टी चलिए के ये तो वो वक्त भीड़ बताएगा, एक लेकिन बिजनेस हाँ तो है, वो इस बात चुनौती पर है आपने सही ध्यान दिया कि तेजस्वी यादव अपनी तरफ से बहुत मेहनत यहाँ पर करते हुए नजर आए इस बार, लेकिन सीट क्या जो है इन पार्टियों के बीच में कैसे तय होंगी इसमें अभी वक्त लग रहा है। आज एक और बैठक यहाँ पर होगी, उसके बाद उम्मीद की जा रही है आज ही इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया जाए कि यहाँ पर किस तरह से जो ये पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, ये चुनाव इस बार का लड़ेंगे बिहार में। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ की समीकरण जो है वो समझाने के लिए।